चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। चलो तो बात करते हैं वापस से। हमने कहा सर लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इस फॉर्मूला को देख लिया था विच वॉज dN/dt/Rn। ये हमें बता रहा था किसके बारे में? चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम। ठीक, तो ये हमें टाइम के साथ होने वाले पॉपुलेशन चेंज को डिनोट कर रहा था विच वॉज dN/dt=Rn। ठीक है, तो dN/dt अपन ने क्या कहा? चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम, और R इज ग्रोथ रेट बोलूंगा या क्या कुछ और नाम दूंगा? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। पूरा नाम बोलना भाई। yes. इसके बाद मैंने कहा कि सर जब हम R का वैल्यू निकालते हैं तो हमें बताया गया था R इज इक्वल्स टू B माइनस डी। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? Yes. है ना? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dN/dt इज इक्वल्स टू इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर लेकिन एक बात बताओ, ये तो आपने चेंज बताया, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी को जानना है। किसको जानना है? पॉपुलेशन डेंसिटी को जानना है। तो फिर मैं क्या करूं? इंटीग्रेट करते हैं। क्या किया जाए सर? इसकी एक ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसका करेंगे क्या? इंटीग्रेशन। तो हम एक इंटीग्रल इक्वेशन इसकी निकालेंगे जिससे हम टाइम t पर वहां कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? तो हमने कहा टू कैलकुलेट population density at time t an integral equation is used। अब ये इंटीग्रल इक्वेशन क्या है आपके पास? हाँ जी, इंटीग्रल इक्वेशन वो है आपके पास nt इज इक्वल्स टू n0 e⁻ RT। अब ये क्या है? अब आपको इस इक्वेशन के साथ एट टाइम t आप इजीली पॉपुलेशन डेंसिटी को बता सकते हो। तो मैंने कहा कि nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ठीक, n0 इज द इनिशियल पॉपुलेशन, and E is natural log, इसका वैल्यू कितना होगा? 2.718। ठीक, इसके बाद R इज दी
ग्रोथ रेट, या फिर उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बायोटिक पोटेंशियल या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड टी इज द टाइम। क्लियर? तो ये है आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन। तो भैया अपन वापस आते हैं इधर। हमने कहा सर अब ना अपन इन आर वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं फिर से। कल हम लोगों ने आर के बारे में बहुत बात की थी, है ना। हम लोगों ने देखा था कि आर जो है इट इज़ द रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, या फिर मैं कह रहा हूँ कि सर इसे हम लोग बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कितने इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन। सही बात है, जब वो अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो करता है। अब इससे आप ये चीज़ सोचो कि एक ऑर्गेनिज्म छोटा है, एक ऑर्गेनिज्म बड़ा है, एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लॉन्ग है ना। दिमाग में रखो ह्यूमन, और दूसरा एग्जाम्पल रखो हमारे पास कोई भी एक इंसेक्ट, ठीक। दोनों में से आर वैल्यू किसका ज़्यादा होना चाहिए? इसका लाइफ टाइम कम है। ह्यूमन या इंसेक्ट? दो एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। Insect. सर इंसेक्ट का जो आर वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ह्यूमंस, है ना। क्यों है ऐसा? इस रीजन को समझो कि सर वो एक टाइम पर क्या बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ कि ना। Yes. तो बहुत सारे, जो उसकी रिप्रोडक्टिव रेट है क्या वो बहुत ज्यादा है? यस सर। क्या उसके लिए एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा है? तो डेथ रेट भी वहां पे ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमंस जैसे कीड़े मर रहे हैं, इंसेक्ट्स मर रहे हैं, वैसे ह्यूमंस भी मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और जिस तरह से वो पैदा हो रहे हैं उस तरह से ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं आर वैल्यू जो होगा स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्जर ऑर्गेनिजम्स। तो इसी से हमने एक पैटर्न निकाला कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सी ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम? ये Exponential. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हमने कहा कि ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम एक नाम दे देते हैं। उन्हें हम लोग नाम देते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज। क्या बोलते हैं उनको? क्यों? क्योंकि दे आर सेलेक्टेड बाय देयर ओन फिटनेस, है ना। उनको एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, करेगा जब एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सट्रीम होगा। जैसे मान लो आग लग गई, अनसर्टेनिटी थी, तो इस वजह से क्या होगा, पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। आज बारिश हो रही है, वो अपनी जो पॉपुलेशन उसको फ्लरिश कर रहे हैं, कल बारिश नहीं होगी, उनकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन मार जाएगी। तो ऐसे स्पीशीज को जहां पर स्टेबिलिटी कम है, ऐसे स्पीशीज को हम क्या नाम दे रहे हैं? आर सेलेक्टेड स्पीशीज। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब मैं पढ़ूंगा आर सेलेक्टेड स्पीशीज क्या है। पहले हम कुछ आर वैल्यूज को लिख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। सबसे पहला आपको दिया हुआ है नॉर्वे रैट, जिसका आपको वैल्यू दिया हुआ है 0.015। दूसरा आता है आपके पास फ्लावर बीटल, जिसके लिए वैल्यू है 0.12। और तीसरा आता है आपके पास 1981 ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका वैल्यू है 0.0205। ठीक। अब आप आर वैल्यूज को ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा आर वैल्यू किसके पास है? फ्लावर बीटल के पास है। तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म साइज छोटा है तो उसका आर वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ठीक। ऐसे स्पीशीज को मैंने नाम दिया
इन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, आर सेलेक्टेड स्पीशीज। बात समझ आ गई। अब कुछ फीचर्स की बात करें। तो फीचर्स आप लिखना शुरू करें तो बताएं मुझे, रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा, कम या ज़्यादा? सर सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव रेट यानी कि आर वैल्यू। तो इनका आर वैल्यू, आर सेलेक्टेड है यानी आर वैल्यू नेचुरली क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। इसके बाद पॉपुलेशन साइज, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, तो मैंने कहा रिप्रोडक्टिव रेट क्या है इनका, ज़्यादा है। पॉपुलेशन साइज इसी वजह से क्या होगा, इसके बाद मुझे एक बात बताओ, ऑर्गेनिज्म साइज, छोटा। मेरी बातें समझ आ रही है क्या? लाइफ स्पैन, पेरेंटल केयर मिलेगी क्या? नहीं। देखो, जब भी मैं आर सेलेक्टेड बोल रहा हूं ना, तो इंसेक्ट्स को अपने दिमाग में लाया करो, है ना, कि इंसेक्ट्स जो हैं वो एक एग्जाम्पल है आर सेलेक्टेड स्पीशीज का। ठीक, तो आप एक बात बताओ, क्या वहां पेरेंटल केयर होती? कि भाई एक मच्छर जो है वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पाल रहा है, घर चला रहा है, हैं, फिर बच्चों को तैयारी करने के लिए, नीट का एग्ज़ाम के लिए, हैं, कोचिंग भेज रहे हैं। हाँ, मेरे को पता था ये बात, तो तुम बोलो ही सही, हैं, कि इमोशन अनुशासन का कोर्स ज्वाइन करवा दिया, क्योंकि इससे बेहतर ऑनलाइन कोर्स था नहीं मार्केट के अंदर, तो ये ज्वाइन करवा दिया है। और वो मच्छर जो है फिर वो एक दिन बड़ा होकर, छोटा मच्छर बड़ा डॉक्टर बन गया। क्यों, सही बात है ना? तो सर कुछ कह रहे हो क्या तुम लोग मेरे पीछे से? हाँ जी, तो भाई याद रखना, मोशन है तो भरोसा है। आप आ जाओ इधर, है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन साइज कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। हैं, इसके बाद ऑर्गेनिज्म साइज क्या होगा, छोटा होगा। और लाइफ स्पैन बहुत ही कम। और पेरेंटल केयर नहीं मिलेगी। क्लियर है क्या ये बात? तो अब मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस ग्रोथ मॉडल को रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोल सकते हैं? No. क्या नेचर में ये ग्रोथ मॉडल एप्लीकेबल हो सकता है? बस। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड। नेचर में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी एक बात और कहती है कि दिस टाइप ऑफ growth model is unrealistic because in natural conditions resources are limited and environmental resistance also exist.
क्या मेरी ये लाइन आप लोगों को समझ आ गई? बताओ यस कि सर नेचुरल कंडीशन में तो ना तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे और वहां पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, मैंने आप लोगों को बताया था एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है कि सर वहां पर कंपटीशन होगा, प्रेडेशन होगा, तो एक ऑर्गेनिज्म क्या अपनी 100% फिटनेस अचीव कर पाएगा? क्या वो अपना बायोटिक पोटेंशियल अचीव कर पाएगा? हाँ सर नहीं कर पाएगा। चलो तो इसी पर ये लिख लिया सब लोगों ने? तो इसी बात पर अपन चलते हैं नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल की तरफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी ग्रोथ? लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब सुनेंगे मेरी बात। नेचुरल कंडीशंस में जरा बताना मुझे, रिसोर्सेज लिमिटेड कि अनलिमिटेड? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन natural conditions. Therefore, an organism cannot achieve its biotic potential. सही बात है क्या कि सर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बायोटिक पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा? अब इस ग्रोथ मॉडल को थोड़ा सा समझते हैं। वही एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई अपने घर में 3 लोग रहते हैं। अब 3 लोगों के लिए आपने कहा कि कितनी चपाती बनवानी है, एक काम करो आप बनवा लो 8 या 10 चपाती, ठीक है। हमने 3 लोगों में 10 चपाती इक्वली बांट दी, सबको अपना खाना मिल रहा है, सब खा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को फीड करने की कैपेसिटी है? केवल 3 ऑर्गेनिज्म। अगर ये ऑर्गेनिजम्स का नंबर 10 हो जाता है तो क्या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खाना नहीं मिलेगा? अगर उनको खाना नहीं मिलेगा क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सर देयर इज अ लिमिट जहां तक मेरे पास रिसोर्सेज हैं और इसी तक आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। आप इससे ऊपर जाओगे तो नंबर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो लिमिट है बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया कैरिंग कैपेसिटी। क्या नाम दे दिया है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कि आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहां पर फीड कर सकते हो, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। क्या क्लियर है अच्छे से कैरिंग कैपेसिटी का मतलब? तो यहां जो हमारा पॉपुलेशन डिटरमाइन होगा वो किससे होगा? क्या यहां अनलिमिटेड ग्रोथ होगी या कैरिंग कैपेसिटी तक ग्रोथ होगी? कैरिंग कैपेसिटी तक ग्रोथ होगी। और उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी भाई? उसके बाद चेंज नहीं होगा भाई। पॉपुलेशन चेंज क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद 0 हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? अब इसको अपन एक ग्राफ से समझेंगे। पहले थोड़ी बहुत बातें और लिखते हैं। हमने कहा कि यहां पर इन ऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रेडिक्टेबल होते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं? हाँ, तुम अभी ग्लव्स पहन के बैठे हो, कैप लगा कर बैठे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि सर्दी है। समझ आ गया? हाँ। चलो
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि यहां पर कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला आता है मेरे पास कैरिंग कैपेसिटी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों के से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? के से। नाउ व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? अभी समझाया मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन सर्वाइव इन द करंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी कैरिंग कैपेसिटी। क्या सबको समझ आ रहा है? अब कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। कैरिंग कैपेसिटी हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which can sustain and survive in available resources, कि जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी कैरिंग कैपेसिटी। लिखा? नो सर। चलो अब इसका हम लोग अगेन ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो हमें कैसा नजर आएगा। तो हम लोगों ने यहां पर एक प्लॉट, इधर टाइम t एंड population density which is denoted as n। ठीक है जी। ग्राफ को जब हम लोगों ने देखा तो हमें ग्राफ ऐसा दिखा कि सर शुरुआत में ग्रोथ रेट स्लो थी। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एक नए एनवायरनमेंट में आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आते ही अपने नंबर को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देगा। पहले वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? धीरे धीरे अडेप्ट होगा। तो इनिशियली जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ होगी या स्लो होगी? स्लो होगी। तो सर इनिशियल ग्रोथ रेट स्लो है, फिर धीरे 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 एक ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देगा, करेगा। अब ये तेज़ी से बढ़ा रहा है और ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप डिनोट कर रहे हो, क्या है ये? के। मैंने अभी आपको बताया के क्या है। के इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इन करंट रिसोर्सेज में सर्वाइव कर सकते हैं। सही बात है। तो जब आपने मैक्सिमम अचीव कर लिया है तो क्या इससे ऊपर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो हमने यहां पर ये जो ग्रोथ है इसके 3 अलग अलग फेजेस कर दिए हैं। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। अब ये 3 फेज कौन से बनाए? सबसे पहला हमने यहां पर बनाया द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ। इसे हम लोग नाम दे रहे हैं कौन सा फेज? लैग फेज। ठीक। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ जहां पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, इसे आप बोलोगे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। थर्ड पॉइंट पर जाकर ये सैचुरेट हो गया। ठीक। ग्रोथ रेट क्या हो गया है? सैचुरेट हो गया है।
इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी या फिर एसिम्प्टोट। ठीक, तो 3 अलग अलग फेजेस ऑफ ग्रोथ हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किए। लैग फेज वेयर इनिशियली द ग्रोथ रेट इज स्लो, then growth rate increases rapidly exponentially, that phase is called log phase or exponential phase. And then there is the third phase of growth in which growth rate again saturates because we have reached the maximum carrying capacity. तो इस फेज को हमने क्या नाम दिया? स्टेशनरी या फिर एसिम्प्टोट। मेरी बात क्लियर है क्या? तो पहला फेज मेरे पास आता है, कौन सा? सर ये है हमारे पास लैग फेज। इनिशियली द ग्रोथ रेट ऑफ एनी पॉपुलेशन is slow. ठीक, सेकेंड फेज in this phase growth rate increases rapidly. Next, stationary phase at carrying capacity growth rate सैचुरेट्स। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अब इसका हमें एक केमिकल फॉर्मूला इसका एक डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखना है ना? तो डिफरेंशियल फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? हमने कहा सर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फॉर पॉपुलेशन चेंज it is dn by dt is equals to, ये तो थी पुरानी इक्वेशन जहां पर देयर वाज नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, कैरिंग कैपेसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या देयर विल बी एन एक्सटर्नल फैक्टर जो डिटरमाइन कर रहा होगा इसकी ग्रोथ को? हाँ कि ना? तो हमने कहा कि सर हम इस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? K माइनस आर स्मॉल आर लिखते हैं। दिस पर्टिकुलर फैक्टर is called environmental, अपन गड़बड़ कर दी। इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे R इंटू एन K माइनस एन अपॉन K, है ना? where K is the initial population, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे विद environmental resistance।
ठीक। अब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है उसको आप ध्यान से देखिए। आपसे पूछा गया कि ये स्टेशनरी फेज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पर, कि एसिम्प्टोट या फिर स्टेशनरी फेज कब अचीव होगा, इस फॉर्मूला से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सर जब n इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो कहां पहुंच चुका है, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया है। तो अब वो क्या हो जाएगा, अब आगे ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन अब क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो हमने कहा कि सर dn/dt तो है चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बाद r इज द ग्रोथ रेट या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या बायोटिक पोटेंशियल, n इज द इनिशियल पॉपुलेशन साइज, ठीक। इसके बाद k इज द कैरिंग कैपेसिटी, क्लियर मेरी बात? तो dn/dt का वैल्यू हो रहा है 0 when k is equals to n। क्लियर है मेरी बात कि सर जब k n के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो आपका dn/dt कितना हो जाएगा, 0। तो हमने कहा when reaches the carrying capacity, then change in population is 0, therefore no further growth is possible। क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया पूरा? अब जो भी ऑर्गेनिजम्स इस टाइप की ग्रोथ को फेवर करते हैं, जो उस टाइप की ग्रोथ को फेवर कर रहे थे, उन्हें क्या नाम दिया था, आर सेलेक्टेड स्पीशीज। अब जो इस टाइप की ग्रोथ को फेवर कर रहे हैं, मैं उन्हें एक और नाम देता हूं, वो कहलाएंगी के सेलेक्टेड स्पीशीज। क्या कहलाएंगे वो? के सेलेक्टेड स्पीशीज। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि सर आप देखो ना, उनको सेलेक्ट कौन कर रहा है, उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर रहा है विच इज के। पहले वाले ऑर्गेनिजम्स जितना अपना बायोटिक पोटेंशियल था उस हिसाब से रिप्रोडक्शन कर रहे थे, अपने नंबर को बढ़ा रहे थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, कि सेलेक्टेड स्पीशीज। और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर सेलेक्टेड स्पीशीज। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से? मैंने कहा मोर स्टेबल होंगे। इसके बाद रिसोर्सेज यहां पर इन ऑर्गेनिजम्स के लिए लिमिटेड होंगे। इसके बाद रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। भाई आप एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ले लो ह्यूमंस को, है ना, या फिर आप एग्जाम्पल ले लो एक एलिफेंट का,
है ना, इनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है, फेकंडिटी रेट कहते हैं इस टर्म, इसको टर्म दिया जाता है फेकंडिटी, है ना, यानी कि कितने बर्ड्स वो एक टाइम में दे रहा है, कितना रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, दिस कॉल्ड फेकंडिटी रेट। तो इनकी जो बर्थ रेट है, रिप्रोडक्टिव रेट है, वो क्या होगी? हाँ जी, इसके बाद पॉपुलेशन साइज, बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। हैं सर, ये तो डाउटफुल लग रहा है। ह्यूमन के बारे में बात करें सर, 8.7 बिलियन सर, कहाँ छोटा साइज है ना भाई? आप इंसेक्ट से कंपेयर करो, है ना, आप किससे कंपेयर करोगे? इंसेक्ट से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो पॉपुलेशन साइज उनके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म साइज बड़ा होगा ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सर पेरेंटल केयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लाइफ स्पैन इनका ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ये आपके पास दो टाइप के स्पीशीज़ जो इन ग्राफ से हम लोग निकालते हैं, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज़। क्लियर है? अच्छे से पूरी बातें समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत? दो टाइप की ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। नेचुरल कंडीशंस में कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी? इज इट क्लियर? अच्छे से समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत है क्या? चलो तो अब आराम से छापो। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब ये तो बात हो गई ग्रोथ मॉडल्स की, है ना। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, विच इज क्या है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसमें अलग अलग टाइप के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो फिक्स नहीं है, उनके रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो हम इसके अंदर ये समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस सोच के साथ इस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को डेवलप करता है। तो व्हाट इज़ द थॉट बिहाइंड ऑल दिस? तो इकोलॉजिस्ट बहुत कोशिश करते हैं ये जानने की कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग क्यों होता है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अलग अलग क्यों होता है, वाई दे प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, है ना, कि किसी के ऑफस्प्रिंग्स छोटे हैं नंबर में ज़्यादा है, किसी के ऑफस्प्रिंग्स बड़े हैं नंबर में कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई अपने लाइफ स्पैन में बार बार रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? दिस इज ऑल स्टडीड अंडर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अब मैंने कहा एक सिंपल सी बात से शुरू करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, क्या वो अपने एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है? भाई जैसे आप हैं, क्या आप अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्या आप अपनी एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं और आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को बेस्ट अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ कि ना? कर रहे हैं? तो हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को बेस्ट अडेप्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। लेकिन सर एक बात हमें ध्यान रखनी है जो हमने पहले भी एवोल्यूशन में पढ़ी होगी, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट विच लेवल? ऑर्गेनिज्म लेवल और पॉपुलेशन लेवल। क्या कि सर एनवायरनमेंट अपने पास ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट पॉपुलेशन लेवल। अब इसका मतलब समझो, मैंने कहा कि सर एक ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपनी जगह पे रह रहा है, उसे नहीं पता कि कल सुनामी आने वाला है, वहाँ पे 100-200 और भी लोग जो हैं वो रह रहे हैं, ठीक। एक 100-200 ह्यूमन की पॉपुलेशन के अंदर क्या सब उस सुनामी को फेस करने वाले हैं जो कल आने वाली है?
हाँ कि ना? अरे सभी फेस करेंगे भैया। कल जो 100 लोग वहां पर रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में सुनामी आने वाली है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में 100 के 100 लोगों के लिए सुनामी आने वाली है। तो हर कोई जो है वो उसको पता है कि कल सुनामी आने वाली है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि अपन कैसे इस सुनामी से बच सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब सुनामी आई, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ह्यूमंस वहाँ से उस सुनामी के साथ चले जाएंगे। बहुत सारे होंगे, कुछ होंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक। अब ये जो कुछ बचे, तो ये क्या वो पॉपुलेशन है जो बच गई? हाँ कि ना? तो जो फिटेस्ट था उसने क्या किया, वहां पर सर्वाइव किया। तो सर एक पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म सुनामी को फेस कर रहा था, ऑर्गेनिज्म ही स्ट्रैटेजी बना रहा था, वही बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओवरऑल देखें तो पॉपुलेशन का एक पार्ट जो फिट था, क्या वो सर्वाइव कर गया? कि सर 100 थे, 100 में से केवल 20 बचे, तो लेकिन ये जो 20 बचे हैं, क्या ये फिटेस्ट है? तो इसीलिए हमें कहा गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बात समझ आ रही है? जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हैं, मान लो वहां पर आग लग जाती है या सूखा पड़ जाता है, क्या सब उसे फेस कर रहे हैं? हाँ कि ना? कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर या तो वो चेंजेस करेगा कि भाई या तो मेरे को प्यास कम लगे या फिर मैं कहीं जाकर पानी ढूंढ लूं। दोनों में से दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी वो अपनाकर अपने आप को बचा सकता है। अब जो जाकर पानी तक पहुंच जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा। जितने भी इंडिविजुअल्स वहां पहुंचे, क्या वो नेचुरली सेलेक्टेड है? बात समझ आ रही है मेरी? तो सर दिस इज हाउ नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स। तो an organism faces and adapts according to its environment. But natural selection operates at population level. क्लियर? अब ये जो बची हुई पॉपुलेशन है, क्या ये अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एबिलिटी अचीव करना चाहेंगी? हाँ कि ना? कि ये चाहेंगे कि उस एनवायरनमेंट में जिसमें अब हम आ गए हैं, क्या इसमें हम अपना मैक्सिमम, हम बायोटिक पोटेंशियल को तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करें कि जितने ज़्यादा हो सके हम उतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, जैसा कि अपन अभी ग्राफ में पढ़कर आए हैं। हाँ कि ना? तो अब ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन जो है, वो पॉपुलेशन क्या चाहेगा कि वो मैक्सिमम फिटनेस अचीव करे। हाँ कि ना? Yes. तो नाउ Yes, this population tries to maximize its reproductive fitness, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि भाई आप सर्वाइव तो कर गए, लेकिन आप में जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो आप अपने नंबर को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो एक पार्ट जो डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन का था वो ये भी था कि भाई उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर वो सेलेक्ट हुआ है तो वो आगे अपने नंबर को भी बढ़ा पाए, ताकि वो जो स्पीशीज़ है वो आगे फर्दर ग्रो कर पाए। तो हमने कहा इसी को डार्विनियन फिटनेस भी कहा गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, हमने कहा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, they will develop different strategies to maximize
रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एग्जाम्पल क्या क्या है सर? सबसे पहला क्या किया जा सकता है कि आप तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशंस बार बार नहीं आ रही हैं, तो वो एक ही बार में कोशिश करेंगे अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाने की। तो दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पैन, अदर्स रिप्रोड्यूस कंटिन्यूसली। Example, humans, birds, other mammals, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इसके बाद some produce large number of स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स, कि कुछ इंडिविजुअल्स बहुत सारे छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स बना रहे हैं। ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेलाजिक फिशेस, पेलाजिक फिशेस क्या है कि सर जो ओशंस के ओपन एरिया में सरफेस से बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं है, बिल्कुल सरफेस के आसपास प्रेजेंट है, उन फिशेस को हम क्या बोल रहे हैं? पेलाजिक फिशेस। अब इन फिशेस को प्रेडेशन का खतरा ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ पर जो फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं, वो भी उन्हें खाएंगी, ऊपर से बर्ड्स जो हैं उनसे भी उनका प्रेडेशन हो सकता है, तो इनको प्रेडेशन का खतरा ज़्यादा है, इसीलिए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या कर रहे हैं? ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर ये हो गई पेलाजिक फिशेस हो गए, ऑयस्टर्स हो गए। इसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स स्मॉल नंबर ऑफ लार्जर इंडिविजुअल्स या लार्जर ऑफस्प्रिंग, अगेन एग्जाम्पल आता है हमारे पास ह्यूमंस। क्लियर मेरी बात? तो ये हैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए। क्लियर? चलो लिखेंगे इसको। चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? देखो 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, साथ में बैठा करो। चैप्टर क्योंकि थियोरेटिकल ज़्यादा हैं तो एनसीईआरटी साथ में रख लो और 9 to 9 एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, है ना। जैसे हम लोगों ने आज इसके बहुत सारा लगभग आधा पार्ट चैप्टर का आज अपना ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से पहले वाला जो पार्ट है चैप्टर का, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है भी नहीं, थोड़ा सा पार्ट है, आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन सिंसियरली बैठ के उसको एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो ताकि आपकी एनसीईआरटी साथ के साथ कवर होती जाए। नोट्स में ही एनसीईआरटी की कोई ऐसी बात है, वैसे तो मैंने पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करके दी है, लेकिन कोई ऐसी बात है छोटी मोटी जो आपको लगता है कि शायद रह गई है या
एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कॉपी में नहीं है, तो उसको आप कॉपी में ही नोट डाउन कर लो ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, आप सीधा फिर कॉपी से रिवीजन शुरू करो। क्योंकि हमारा रिवीजन में जो टाइम वेस्ट होता है वो 2 जगह से पढ़ने से हो रहा है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो।